आफ्टर ए लॉन्ग टाइम थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में लेट हुआ, बट आगे बढ़ाते हैं। आज ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी में लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए थे, मिल्की वे गैलेक्सीज का बात किए थे, गैलेक्सी का शेप का बात किए थे कि गैलेक्सी कितने शेप्स का होता है। तो गैलेक्सी के बाद यदि हम लोग अंदर जाएं यूनिवर्स में, गैलेक्सी के अंदर जाएं तो हम लोग को हमारे थ्रू क्या और क्या देखने को आगे मिलेगा, सोलर सिस्टम। तो हम लोग आज बात करेंगे ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, मीन्स सौर मंडल की उत्पत्ति। हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें कि 8 ग्रह, सन, ये जो है उसका जो उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे बना था, उसके बारे में देखते हैं हम लोग आज डिटेल में। तो सोलर सिस्टम का निर्माण 4.8 बिलियन साल पहले हुआ था। ये याद रखना है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी बता रहे 13.8 बिलियन ईयर एगो, मतलब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ 13.8 बिलियन से एगो। इस तरह सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ 4.8 बिलियन से। तो ब्रह्मांड का निर्माण का कुछ एग्जैक्ट तो ईयर नहीं पता है, बट वो जो बताए थे उसमें 13.8 बिलियन था और ये हो गया 4.8 बिलियन ईयर एगो। यह विशाल गैस और धूल का बादल से शुरू हुआ। ये पुराना स्टोरी मीन्स पूरा जो थ्योरी है वो इमेजिनेशन पर है। तो इमेजिन करना है कि ब्रह्मांड है, वहाँ पे क्या गतिविधियाँ हो रही है, उस पर फोकस करना है। जैसे कि सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, तो यह विशाल गैस और धूल का बादल से शुरू हुआ। जो ब्रह्मांड लेवल पे, यूनिवर्स लेवल पे सोचिए, बहुत सारा जो धूल और गैस को और डिटेल में आगे देखेंगे। एक बार यहाँ ओवरव्यू दे रहे हैं कि सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। तो जो डस्ट पार्टिकल्स है, धूल, बादल, जो अच्छा हम लोग देखते हैं तो जो सन हो गया, प्लैनेट हो गया, वो सब बने किस चीज़ से, मैटर से बने, पदार्थ से बने, जो कि एक ठोस पदार्थ से। तो उसी सब का ना ऐसे धूल और गैस, डस्ट वगैरह एकदम पूरा ब्रह्मांड में बिखरा हुआ था। धूल और गैस का बादल, इस बादल और क्लाउड को जो सॉरी बादल को क्लाउड बोलते हैं, इस क्लाउड को नेबुला कहा जाता है। मीन्स यदि ये ब्रह्मांड बड़ा सा है, उसके अंदर में पूरा एकदम गाढ़ा धूल एंड गैस पार्टिकल्स, बहुत तरह का गैस, बहुत तरह का धूल, बड़े बड़े चट्टान टाइप के, ऐसे चट्टान बने नहीं है अभी, बस अभी धूल पार्टिकल्स के फॉर्म में है और सब एकदम ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं और वो एक बादल का रूप ले रही है। यदि आप अलग अलग ग्रह के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आप जानते होंगे कि जुपिटर के अंदर कैसे गैसेस का बादल है। इसी तरह से मार्स बोलते मर्क्यूरी एंड वेनस वगैरह के अंदर किस तरह से अलग अलग गैस पार्टिकल्स हैं, धूल के पार्टिकल्स हैं। उसी तरह से पहले क्या था कि पूरा ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ऐसे गैस और धूल का पार्टिकल्स बिखरा हुआ था। उस बादल को बोलते थे हम लोग नेबुला बोलते थे। तो ग्रेविटी ने मैटर को सेंटर की ओर खींचा। अच्छा, सारा खेल ग्रेविटी का। ग्रेविटी क्या करता है, कोई भी मैटर को अपनी ओर खींचता है। मान के चलिए कि पूरा ब्रह्मांड है और इसमें पूरा धूल और गैस का कण एकदम बहुत भारी मात्रा में बिखरा पड़ा है। तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा ना जो कि सब एक दूसरे को खींचेगा ऐसे करके। तो खींचते खींचते एक केंद्र पे जाके सब जो है जमा होने लग जाएगा, मीन्स ऐसे अट्रैक्ट होने लग जाएगा। एक ऐसा ग्रेविटी क्या काम करता है, अपनी ओर खींचता है सबको। तो ग्रेविटी के बारे में और डिफाइन आगे करेंगे कि एक्चुअल में ग्रेविटी क्या होता है। बस इतना जानिए कि ग्रेविटी क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो सब पार्टिकल जो है एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगा। मान लीजिए ग्रेविटी करता क्या है कि हर एक मैटर, हर एक का पार्टिकल जो है अपनी ओर सबको खींचता है। मान लीजिए हम गैस का क्लाउड है, एक गैस का क्लाउड है, ऐसे करके तो सब एक दूसरे को खींचेगा। तो सब क्या होगा, एक बड़े बड़े चट्टान के फॉर्म में बनते जाएंगे। लेकिन कहीं तो एक ऐसा केंद्र होगा ना जहाँ पे सब एक तरह से संकुचित होता ना होना चाहेगा, ऐसे एकदम मिक्स होना चाहेगा, मतलब मिलना चाहेगा। तो उसी तरह से क्या होगा कि ग्रेविटी ने जितना भी गैस पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स सब पदार्थ मैटर वो सेंटर की ओर खींचा। और इसी तरह से जब खींचते गया, आगे और डिटेल बताएंगे, वैसे ना बता दें तो ना, सारा जो गैस पार्टिकल्स और क्लाउड वगैरह एक जगह एकत्रित होने लगा और यहाँ पे सन बन जाता है। और बाकी जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो भी एक दूसरे को खींचते खींचते छोटे छोटे चट्टान के फॉर्म में बदल जाता है और ये सब बाद में जाके ग्रह का फॉर्म लेते हैं। ज़्यादा जल्दी समझ में नहीं आएगा तो आगे समझ में आएगा। बस इतना ओवरव्यू हम देते हैं। यदि मान के चलिए ऐसा बहुत सारा गैस पार्टिकल्स है, बहुत सारा गैस पार्टिकल्स है, तो वो सब क्या करेगा, सब एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे अट्रैक्ट करते करते एक सेंटर पे क्या होगा कि सब जाके जमा होगा और यहाँ पे सन का निर्माण होगा। लेकिन ऐसा भी तो होगा ना कि ये इसको अट्रैक्ट करा ऐसे, तो छोटे छोटे चट्टान के फॉर्म में भी कुछ कुछ बन जाएंगे, है ना। एक जगह तो संकुचित होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सब एक जगह जमा हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसे खुद से भी अलग अलग छोटे छोटे चट्टान टाइप के बना लेगा। ऐसे ही हुआ था। तो ये ओवरव्यू हुआ कि इसी तरह से निर्माण होता है। बट आगे देखते हैं कि सोलर सिस्टम का जो उत्पत्ति हुआ उस पर एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक थ्योरी है, उसके बारे में देखते हैं कि वही थ्योरी बताता है हम लोग को एक्चुअल में सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। उस थ्योरी को बोला जाता है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में जानते हैं।
यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत। यूनिवर्स और यूनिवर्स में मतलब सोलर सिस्टम का जो उत्पत्ति हुआ, इसका जो प्रमुख सिद्धांत है ये यही है, नेबुलर हाइपोथेसिस। फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, पहली बार प्रेजेंट किया गया ये जो हाइपोथेसिस है वो इमैनुअल कांट द्वारा 1755 में। उसके बाद इसको पियर साइमन लाप्लास ने 1796 में इसे और ज़्यादा डिटेल में इसमें विस्तारित किया। मतलब ये प्रेजेंट तो इन्होंने किया, बट इन्होंने थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड किया और डिटेलिंग में जाके पता किया रिसर्च करके कि एक्चुअल में नेबुलर हाइपोथेसिस कैसे वर्क किया था। यह थ्योरी सोलर सिस्टम की उत्पत्ति को समझाता है। ये थ्योरी जो है सोलर सिस्टम कैसे निर्माण हुआ, इसकी उत्पत्ति को कौन समझाता है, ये नेबुलर हाइपोथेसिस। अब देखते हैं कि सोलर सिस्टम फॉर्मेशन प्रोसेस जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ, तो निर्माण का प्रक्रिया क्या था। सूर्य का निर्माण बादल के केंद्र में हुआ। जितना भी डस्ट पार्टिकल, जितना बादल जो आपस में हवा में घूम रहे थे, वो जब एक दूसरे से ऐसे अट्रैक्ट होने लगे तो सबसे बीच में केंद्र में जाके जो जमा हुआ, वहीं से निर्माण हुआ सन का। बाकी पदार्थ, अच्छा सब तो नहीं जमा हो गया, जो बच गया पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स भी एक दूसरे को खींचने लगे और वो क्या हो गया, घूर्णनशील वलय में बदल गया, मतलब रोटेटिंग रिंग में जाके समतल हो गया। मतलब एक केंद्र पे हुआ, बाकी सब क्या हुआ, ऐसे करते करते रोटेट होने लगा। रोटेट करते करते एक रिंग टाइप का बन गया और वो रिंग में सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं, अब रिंग में एक तो मान लीजिए ऐसे घूम भी रहे हैं और सब एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो बड़े बड़े चट्टान के फॉर्म में बदल गए। छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं लेकिन सब बड़े बड़े कुछ कुछ चट्टान भी बन गए, ठीक ना। तो वो जो चट्टान बने, धूल और गैस, जो डस्ट एंड गैस के पार्टिकल्स बने बड़े बड़े चट्टान, उसको कहा गया ग्रहाणु, मतलब प्लांटेसिमल्स। ये भी ग्रह बने नहीं है, प्लांटेसिमल्स के रूप में। अब प्लांटेसिमल्स मिलकर जो है प्लेनेट बन गया, प्लेनेट का निर्माण किया। इसको सब सारा के इमेजिनेशन का है, ध्यान से समझना है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। गैस और पार्टिकल्स, क्लाउड वगैरह जो है, यदि बादल पूरा ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे, उसको नेबुला कहा गया। सब एक दूसरे को अटैक करते 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 सब जगह केंद्र में जमा हुआ ग्रेविटी के कारण, और वो जो केंद्र में जमा हुआ वो उससे सन का निर्माण हुआ। और बाकी जो डस्ट पार्टिकल्स वो जो ऐसे रोटेट करने लगे सन के चारों तरफ, ऐसे घूमने लगे, वो क्या हुआ कि डस्ट पार्टिकल घूमते घूमते बड़े बड़े चट्टान टाइप का फॉर्म करने लगे और उसका नाम दिएगा प्लांटेसिमल्स। फिर वो जो बड़े बड़े चट्टान है वो फिर आपस में मिक्स होने लगे और फिर ग्रह का, मतलब फिर निर्माण हो गया प्लैनेट्स का। आई होप समझ में आया होगा सोलर सिस्टम कैसे, सन कैसे बना और प्लैनेट्स कैसे बना। इसी तरह से हमारा सोलर सिस्टम मीन्स ऐसे केंद्र में सन आ गया, बाकी जो पार्टिकल्स ऐसे घूर्णन करते करते रह गए थे, तो प्लांटेसिमल से धीरे धीरे ग्रह का निर्माण कर गए और ग्रह का निर्माण हो जाने के बाद वो ऐसे सन के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने लगे। और बाकी सैटेलाइट वगैरह का निर्माण कैसे हुआ वो हम लोग आगे देखेंगे। आई होप समझ में आया होगा कि सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस के बाद कुछ और थ्योरीज के बारे में।